वेलकम टू आरपी क्लासेस नॉलेज फॉर ऑल। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र की शाखा, अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थशास्त्र के क्षेत्र और भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। अर्थशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। ये चार टर्म है, ये हर जगह यूज होता है अर्थशास्त्र में। कौन कौन से? उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग। तो किन चीज़ों का किया जाता है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, वस्तु सेवाओं का वितरण किया जाता है, उनका विनिमय होता है और उपभोग होता है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा में या अर्थशास्त्र क्या है, तो आप इन्हीं चार टर्म को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र संस्कृत शब्द के अर्थ और शास्त्र की संधि से बना है। किन दो शब्दों से बना है? तो अर्थ और शास्त्र की संधि से बना है, जिसमें अर्थ का तात्पर्य किससे है? अर्थ का तात्पर्य धन से है और शास्त्र का तात्पर्य है अध्ययन से। इस प्रकार अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। क्या है अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ? धन का अध्ययन। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। किनको माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के प्रख्यात दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री थे। इनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में धन संबंधित परिभाषा दी गई है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो हमने सबसे पहले ही देखा था कि अर्थशास्त्र क्या है, वहीं इसकी परिभाषा भी है। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये होता है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया है। ये सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। क्या माना है? धन का विज्ञान माना है। इन्होंने अपनी पुस्तक को 1976 में प्रकाशित किया था, जो मैंने बताया था, वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये उनकी पुस्तक का पूरा नाम है, आप शॉर्ट में याद रखिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की किताब है। इसी में उन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है और अर्थशास्त्र को क्या कहा है? तो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। उसके बाद देखते हैं हम लोग लॉर्ड रॉबिन्स। लॉर्ड रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है। किसने? रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लॉर्ड रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है। 1932 में एन इजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस, इस किताब में उन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है और अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है। उसके बाद देखते हैं हम लोग सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र माना है। वहीं भारतीय अर्थशास्त्री कपिल आर्या ने अर्थशास्त्र को सुख के साधनों का विज्ञान माना है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र की शाखा। तो अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में बांटा गया है। एक है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमी, और एक है आपका समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। अर्थशास्त्र की कितनी शाखा हैं? दो शाखा है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र है और एक समष्टि अर्थशास्त्र है। तो हम लोग एक छोटे से देख लेते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंतर्गत किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक बड़े स्तर पर जब अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, एक अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी टॉपिकें होती है, जैसे कि मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक समृद्धि, मूल्य स्थिरता आदि का अध्ययन किया जाता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? तो इसके अंतर्गत किसी उपभोक्ता, छोटे स्तर पर किसी उपभोक्ता, परिवार या बिजनेसमैन आदि के आय व उपभोग का अध्ययन करते हैं। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो माइक्रो इकोनॉमी में हम लोग वृक्षों का अध्ययन करते हैं, वहीं मैक्रो इकोनॉमी में हम लोग जंगल का अध्ययन करते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था है अर्थशास्त्र का क्रियाशील स्वरूप है। इसमें क्या कहते हैं, जैसे कि किसी भी देश या किसी भी अर्थव्यवस्था में कई संसाधन होते हैं, उसको उचित तरीके से व्यवस्थित कर अधिक से अधिक लाभ कमाना, ये सारी चीज़ें
अर्थव्यवस्था कहलाती है। यह आर्थिक गतिविधियों का एक रुका हुआ चित्र है। देश के संदर्भ में हम इसे किस तरीके से जानते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, जापानी अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से हम लोग अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या क्या हैं। आगे हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी सभी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र में आती है, जैसे कि कृषि कार्य, खनन, उत्खनन, कच्चे तेल का निष्कर्षण आदि। ये सारी चीज़ें किस में रखी गई हैं, तो ये सारी चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र में रखी गई हैं। अगर किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक है, तो उस अर्थव्यवस्था को कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर किसी देश के जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान 50% या उससे अधिक है, तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां रखी जाती है जिनमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को प्रसंस्करित प्रोसेस किया जाता है, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र। तो ये किसके अंतर्गत आता है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका एक उप क्षेत्र है विनिर्माण उद्योग, विकसित देशों में सर्वाधिक रोजगार सृजित करने वाला क्षेत्र रहा है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान आधे से अधिक हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी देश की जीडीपी में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 50% या उससे अधिक हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग तृतीयक क्षेत्र। सभी गतिविधियां इसके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन होता है, उन्हें तृतीयक क्षेत्र में रखा गया है। कौन सा, सभी गतिविधियां जिनके द्वारा सेवाओं का उत्पादन होता है उन्हें तृतीयक क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन इत्यादि। एक और इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जब तृतीयक क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक हो, तो उसे सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला आपका प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, और तृतीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। तो इन 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र को समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले हम लोगों ने गेहूं की खेती की है। किसकी खेती की है, गेहूं की खेती की है। तो गेहूं का खेती करना, ये क्या होगा, तो ये होगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। इससे भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, और उससे क्या होगा, हम लोगों ने गेहूं का उत्पादन कर लिया। फिर गेहूं को हम लोग एक इंडस्ट्री में गया, इंडस्ट्री में गेहूं से क्या किए, हम लोगों ने आटा बनाया। तो ये गेहूं से जो आटा बनने के प्रोसेस होता है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और फिर उस आटे को कहीं पर सर्विस के द्वारा बेचा जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये होगा आपका तृतीयक क्षेत्र। तो गेहूं का उत्पादन करना ये आपका प्राथमिक क्षेत्र है, गेहूं से आटे का निर्माण करना ये द्वितीयक क्षेत्र है, और उस आटे को बेचना ये क्या होगा, ये होगा आपका तृतीयक क्षेत्र। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को। आगे देखते हैं हम लोग। इन क्षेत्रों की प्राथमिकता के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। इन 3 प्रकारों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसको अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग विकासशील अर्थव्यवस्था। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रही हो, तो यह विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विकास शुरुआती चरण में होती है, अर्थात निम्न प्रति व्यक्ति आय, गरीबी एवं बेरोजगारी की ऊंची दर, शिक्षा का स्तर बहुत कम होना इत्यादि इसके पहचान होते हैं। भारत भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत की जीडीपी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बहुत कम है। भारत में बेरोजगारी, शिक्षा के उच्च स्तर में कमी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं विकास के रफ्तार को धीमी करती रहती हैं। इस कारण भारत भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। आगे देखते हैं हम लोग विकसित अर्थव्यवस्था। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है, तो उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इनमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अच्छी इनकी मतलब भ्रष्टाचार की कमी होती है, काफ़ी विकसित होते हैं यह देश। इसमें उत्पादन के सारी चीज़ें एकदम वेल प्रोसेस्ड होते हैं। ये सारे विकसित अर्थव्यवस्था के पहचान है। उदाहरण के लिए देखें तो
अमेरिका, जो G7 कंट्रीज़ हैं वो सारे विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, जापान को छोड़कर। आगे देखते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। तो पहला आता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक एडम स्मिथ को माना जाता है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक कौन है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक कौन है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक हैं आपका एडम स्मिथ। इनके अनुसार उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिसकी मांग सर्वाधिक हो। इसमें सरकार का हस्तक्षेप नगण्य होता है, अर्थात जैसे कि उत्पादन के साधन हैं उन पे पूंजीपतियों का अधिकार होता है। वे बाजार के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, बाजार में मांग के अनुरूप उनको बेचते हैं। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। उदाहरण के लिए आपका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग राज्य अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक कौन है, तो इस अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक हैं आपका कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स को राज्य अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक माना जाता है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार का संपूर्ण नियंत्रण होता है, मतलब जो उत्पादन के संसाधन हैं उन पर संपूर्ण नियंत्रण किसका होता है, तो उन पर संपूर्ण नियंत्रण सरकार का होता है। संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है। वही सामानों का प्रोडक्शन करते हैं, वही वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उसका वितरण करते हैं, उसका मूल्य निर्धारित करते हैं। तो उत्पादन के संपूर्ण संसाधनों पर जब सरकार का अधिकार होता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था राज्य अर्थव्यवस्था कहलाती है। राज्य अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक कौन है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है आपका राज्य अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक। इसके 2 प्रकार हैं, कौन कौन से, एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था है और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है। एक है आपका कम्युनिस्ट इकोनॉमिक्स और एक है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स। कम्युनिस्ट इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल कौन है, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है आपका चीन। चीन में 1980 तक साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ था, वहीं 1980 तक ही रसिया ने भी समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ था। अब ये विश्व के अधिकांश देशों में अब मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाती जा रही हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक किसको माना जाता है, तो इस अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक एम किन्स को माना जाता है। किसको माना जाता है, एम किन्स को माना जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की सहभागिता होती है। उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व भी होता है, उसके साथ साथ निजी क्षेत्रों का भी स्वामित्व होता है। जब सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो भारत 1948 में जो औद्योगिक नीति आई थी, जो भारत की नई औद्योगिक नीति आई थी 1948 में, तब से ही भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ है। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। पहला है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। हमने पीछे पढ़ा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। कब से, 1948 में। जब 1948 में भारत ने नई औद्योगिक नीति को अपनाई थी, तब से ही भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ है। इस प्रकार भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। सकल घरेलू उत्पादन की दृष्टि से विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में भारत जीडीपी के आधार पर विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ये याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। भले ही भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। विकास का चरण देखा जाए तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का योगदान होता है, फिर उसके बाद तृतीयक क्षेत्र का। लेकिन भारत में इस चरण को अपवाद के रूप में देखा जाता है। भारत में सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था, लेकिन द्वितीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होने से पहले ही भारत में तृतीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक हो गया है। तो ये भी याद रखिएगा, भारत में वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। न्यून प्रति व्यक्ति आय है, कुछ लोगों के हाथों में धन का केंद्रीकरण है, उच्च निर्भरता अनुपात है। तो ये सारी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देख ली हैं। तो यहीं पे हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।